अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 का जो हमारे पास टाइटल है वो है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इस पूरे यूनिट में हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है सीक्वेंस का और दूसरा टॉपिक है हमारे पास सीरीज़ का। तो अगर हम सीक्वेंस को देखें तो इस यूनिट में हमने तीन सीक्वेंस टोटली पढ़ने हैं। पहला सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस जिसे हम करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और थर्ड एंड लास्ट सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज्योमेट्रिक की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड हार्मोनिक की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद पहला टॉपिक तो ये है हमारे पास इस चैप्टर का, जस्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या, ये आपको पता है कि दीज आर जस्ट द अरेंजमेंट्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स विद फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस है। उसके बाद हम सीरीज़ को भी तीन तरह की सीरीज़ में ही डिवाइड करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहली सीरीज़ है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ के बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बाद हमारे पास कुछ सीरीज़ ऐसी होंगी जो मिसलेनियस होंगी, यानी कि हम उनको अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक में क्रेटाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हमारे पास जो यूनिट नंबर 4 है उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। अगर हम सीक्वेंस देखें तो हमारे पास तीन सीक्वेंस आएंगे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। और अगर हम सीरीज़ देखें तो हमारे पास अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड सब मिसलेनियस सीरीज़ हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 4.1, वो तो हमारे पास बिल्कुल ही सिंपल और बड़ी जनरल सी है हमारे पास एक्सरसाइज। 4.1 के क्वेश्चंस देखते हैं, और जिसके लिए हमें कोई प्री कॉन्सेप्ट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, ये सारे के सारे बिल्कुल सिमिलर होंगे। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। nth टर्म को हम जनरल टर्म भी कहते हैं, किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म। जनरल टर्म अगर हमें पता हो तो हम कोई भी स्पेसिफिक टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो nth term of the sequence is given. In each case, find the first four terms of the sequence. First four terms जो है आपने उस sequence की वो find करनी है। तो an आपको गिवन दिया हुआ है, तो an अगर गिवन दिया हुआ है तो मैं a1 सबसे पहले फाइंड करूंगा। a1 का मतलब है हमारे पास फर्स्ट टर्म। देखें, अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी कि मैं n को 1 कैसे पुट करूंगा, 3 × 1 + 1, जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 4। फिर मैं फाइंड करता हूँ a2 में मैं n को जस्ट 2 पुट कर दूंगा, बाकी सब वैल्यूज बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम आ जाएंगी। सेम इसी तरह a3 के लिए मैं n को 3 पुट कर दूंगा, 3 × 3 + 1, जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 10। और लास्ट में मैं n को 4 पुट कर दूंगा, यानी कि 3 × 4 + 1, यानी कि ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 13। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड करनी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सारे बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हैं। तो हम इसमें से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी क्योंकि फिर आप इजीली खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जिसमें फ्रैक्शन भी हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है n² - 1/n² + 1, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो मैं सोल्यूशन में लिखता हूँ, सबसे पहले a1 फाइंड करते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था n की जगह 1 1² - 1/1² + 1 विच इज इक्वल टू 0/2, यानी कि ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। तो फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया 0। सेकेंड टर्म a2 फाइंड करते हैं। a2 के लिए n को 2 पुट करना है, यानी कि 2² - 1 होल डिवाइडेड बाय 2² + 1। So 2² is 4, 4 - 1 is 3, whole divided by 2² is 4, 4 + 1 is 5। ये हमारे पास आ गई सेकेंड टर्म। a3 थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू 3² - 1/3² + 1। n की जगह 3 पुट कर दिया, 3² is 9, 9 - 1 is 8, and 3² + 1 which is equal to 10। एंड यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 4/5। एंड इसके बाद हम आते हैं फोर्थ टर्म के ऊपर, तो n की जगह जस्ट 4 पुट करना है, 4² - 1 डिवाइडेड बाय 4² + 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 15/17। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के ऊपर होंगे कि जब हमें ए एन की वैल्यू गिवन दी हुई है और हमने कोई पहली 4 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक ये क्वेश्चन भी सारे बिल्कुल सिमिलर हैं, जिसमें मैं कहता है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, यानी कि सारी टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो टर्म्स फाइंड करें जो आपको कही गई है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 4n-3, और हमने फाइंड करनी है वैल्यू A8 की, यानी कि हमने जस्ट एक n की जगह 8 पुट करना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 × 8 - 3, 4 × 8 = 30 - 3 विच इज इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास 8th टर्म आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए एन अगेन दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है A9 की वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली A9 की वैल्यू लिख दूंगा, विच इज इक्वल टू 5 × 9 + 11 एंड 5 9s are 45, 45 + 11 विच इज इक्वल टू 56। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमने A7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं यहाँ पे n की जगह 7 पुट कर दूंगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 × 7 + 4 × 2 × 7 - 5 विच इज इक्वल टू 7 3s are 21 + 4 25 × 7 2s are 14 - 5 विच इज इक्वल टू 9। और अगर हम 25 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 225। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें A12 फाइंड करना है, यानी कि इस सीक्वेंस की 12th टर्म। तो मैं n की जगह डायरेक्टली 12 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 होल रेज टू द पावर 12 - 1 3.4 मल्टीप्लाई बाई 12 - 17.3। दिस इज इक्वल टू -1 होल रेज टू द पावर 11 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 40.8 - 17.3। -1 होल रेज टू द पावर 11 इज -1, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ऑड हो तो माइनस अपनी वैल्यू रिटेन करता है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। एंड 40 - 8 - 17.3 विच इज इक्वल टू 23.5। और लास्ट में जब हम इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -23.5। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें हमें A43 फाइंड करना है, यानी कि 43rd टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और मैं डायरेक्टली n की जगह 43 पुट करता हूँ, तो सबसे पहले an लिख लेते हैं, जो आ जाएगा हमारे पास log of 10 रेज टू द पावर n। देन हम लिखते हैं कि A43 विच इज इक्वल टू log of 10 होल रेज टू द पावर 43। अगर आप ये सारी वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43। उसकी वजह ये है कि आपके पास log और 10 इनका आंसर हमेशा 1 होता है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन आप उन्हें कह सकते हैं। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपके पास जो आंसर आ जाता है वो कांस्टेंट आ जाता है, जो या तो पावर में होता है या फिर जो शुरू में आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे 43 है, तो जब मैं यहाँ पे 43 अप्लाई करूंगा तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर शुरू में चली जाती है, तो पावर जब शुरू में जाएगी तो यह आ जाएगा 43 इंटू log of 10। log of 10 1 होता है, तो 43 इंटू 1, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 43। सेम इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी लॉग का ही है। मैं पहले वो क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम उसे भी सॉल्व करते हैं। फर्क ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कॉमन लॉगरिथम का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो नेचुरल लॉगरिथम का क्वेश्चन है। एल एन का मतलब नेचुरल लॉग। अच्छा, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करते हैं कि जो पावर होती है वो शुरू में चली जाती है, तो ये जो पावर में एन है ये शुरू में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई। और जैसे नेचुरल लॉग ऑफ 10 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, तो सेम इसी तरह हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो भी इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन भी एक दूसरे के एंटी इनवर्स होते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि एन इज इक्वल टू एन, और अब यहाँ पे मैं एन की जगह 67 पुट करूंगा तो दूसरी साइड भी 67 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपके पास चार क्वेश्चन है 19 20 21 एंड 22, उसमें हमें सीक्वेंस दिए हुए हैं डायरेक्टली और हमने उनकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। अच्छा, अब इस सीक्वेंस में हमें थोड़ा सा बस फोकस करना पड़ेगा और हमें जनरल टर्म मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मेरे पास जो सीक्वेंस है वो सारे कौन से नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं कौन से, ऑड नंबर्स। तो मुझे एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए, एक ऐसा nth टर्म चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रही हो, ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हो। अब देखें, मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जब मैं कहता हूँ लेट टेक वी टेक अ नंबर n। अब n जो है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। लाइक n अगर 2 होगा तो वो इवन होगा, और अगर n ऑड होगा तो वो
n अगर 5 होगा तो वो ऑड होगा। अगर मैं इस n को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2n, और 2n आपको पता है कि हमेशा इवन होता है। n की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, जो 2n का आंसर है वो हमेशा इवन रहेगा। और अगर मैं इसी इवन टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो टर्म है ये हमारे पास फिर कंफर्म है कि ऑड आ जाएगी, क्योंकि अगर आप एक इवन नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हो एक टर्म तो वो ऑड बन जाती है। तो यहाँ पे भी ये सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। ये जो टर्म है 2n-1 ये हमारे पास है एक एनी ऑड टर्म। n को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करें, जो मर्जी पुट करें, इसका आंसर आपके पास हमेशा ऑड आएगा। और 2n+1 ये भी एक ऑड टर्म ही है, इसमें भी आप n को 1 2 3 जो मर्जी पुट कर दें, इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो भी क्या होगा, एक ऑड ही होगा। अब इन दोनों सीक्वेंस में से कोई एक सीक्वेंस जो है वो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि या तो वो 2n-1 होगा या फिर वो 2n+1 होगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कौन सा सीक्वेंस है जो मेरे जो गिवन क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अगर आप n को 1 पुट करें तो आपके पास 1 आना चाहिए फर्स्ट टर्म, आप n को 2 पुट करें तो आपके पास 3 आना चाहिए सेकेंड टर्म, तो वो आपके पास है 2n-1 में। यानी कि यहाँ पे अगर आप n को 1 पुट करते हैं तो आपके पास 1 आ जाता है, लेकिन अगर आप ये जो दूसरा सीक्वेंस है यहाँ पे n को 1 पुट करते हैं तो आपके पास 3 आंसर आता है। तो ये जो दूसरा 2n+1 वाला सीक्वेंस है ये मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैं जो सीक्वेंस लूंगा यहाँ पे वो हो जाएगा 2n-1। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें सीक्वेंस दिया हुआ है 3 9 27 81 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे मुझे सीक्वेंस को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ a1 इज इक्वल टू 3, मैं लिख सकता हूँ a2 इज इक्वल टू 9 सेकेंड टर्म, और a3 को मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 27। अभी जो 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो सेम इसी पैटर्न पे चलते हुए मैं ये पूछता हूँ कि ए एन किसका इक्वल होगा। तो देखें अगर ए के साथ सबस्क्रिप्ट 1 है तो 3 की पावर में भी वही सेम नंबर आ रहा है 1। ए के साथ सबस्क्रिप्ट में अगर 2 है तो 3 पे भी वही सेम पावर आ रही है। तो अगर ए के साथ एन है तो 3 की पावर में भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है और ये बड़ा आसान सीक्वेंस है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो सब में आ ही रहा है, साथ में स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो एक इवन टर्म है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कोई भी इवन टर्म वो किस टाइप की होती है, 2n। तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 2n, क्योंकि सारे नंबर जो है वो सारे के सारे इवन हैं। इसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ a1 विच इज़ इक्वल टू 1.2, देन मैं लिखता हूँ a2 विच इज़ इक्वल टू 2.3, फिर मैं लिखता हूँ a3 विच इज़ इक्वल टू 3.4, और इसी तरह फिर हम सेम पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए an की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, 1.2 को सबसे पहले मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 10। 2.3 को मैं लिख सकता हूँ 23 डिवाइडेड बाई 10। 3.4 को मैं लिख सकता हूँ 34 डिवाइडेड बाई 10। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 11 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़। 23 को मैं क्या लिखूंगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, क्योंकि 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़। 34 को क्या लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 10। तो अब हम इन पैटर्न पे ऊपर फोकस करते हैं। देखें अगर a के साथ 1 है तो 11 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 1 है। अगर a के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 है तो 11 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 2 है, क्योंकि 11 1 और 10 ये तो कांस्टेंट्स हैं। फर्क सिर्फ आ रहा है कि जो नंबर a के साथ सबस्क्रिप्ट में है वही नंबर 11 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो अगर a के साथ n होगा तो 11 के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे जो आपकी पहली एक्सरसाइज थी वो हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे।